हाय एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वन शॉट रिवीजन सीरीज। वन शॉट रिवीजन का मतलब हम बहुत ही फास्टली एक एक चैप्टर को पकड़ेंगे एंड वी वुड कंटिन्यू रिवाइजिंग अवर होल सिलेबस वेरी फास्टली एंड वेरी इफेक्टिवली। तो आज का टॉपिक है मोल। ठीक है, मोल कंसेप्ट। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस रिवीजन सीरीज एंड वी वुड बी कंटिन्यूइंग विद मोल। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली जो चैप्टर जो है, मतलब एनसीईआरटी बेसिस पे बात करें तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, बट उसे सिर्फ उसका मतलब बादशाह इज मोल। ठीक है, मोल मोल बेसिकली क्या है। मोल इस वाले चैप्टर का राजा है और बाकी बेसिक कंसेप्ट्स कुछ नहीं है। दे आर सिंपली मतलब क्या, जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन होता है मतलब, तो उसके लॉज क्या हैं। मास कंजर्वेशन का लॉ है, उसकी बात होगी डाल्टन लॉ। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, इन सब की बात हुई है। पर बेसिकली जिस टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है दैट इज सिंपली मतलब है तो मोल ही, बट इनका हम विल टेक अ ब्रीफ ओवर दीज थिंग्स एंड देन विल मूव टू दिस मेजर सेक्शन ऑफ द चैप्टर। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, उससे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह है। ठीक है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है, सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवोइजियर, है ना, एंटनी लेवोइजियर। ठीक है, इन्होंने कहा था दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but can be transformed from one form to another। ठीक है, ये तो क्लासिकल डेफिनेशन है इस लॉ की। बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन होती है, तो इसमें अगर इसका मास कितना है 28 ग्राम लेट्स से, और इसका मास 6 ग्राम है, तो इसका मास विल बी 34 ग्राम। बस यही कहने की कोशिश की है इस लॉ के थ्रू, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में था कुछ नहीं, दिस वाज जस्ट ऑब्जर्वेशन। और इसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है दैट वुड बी डिस्कस्ड वेरी सून एज फार व्हेन वी विल कंटिन्यू मूविंग अहेड इन दिस चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, दिस वाज गिवन बाय प्राउस्ट। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था ये लॉ। इसकी स्टेटमेंट है कि गिवन कंपाउंड, any given compound contains its elements in exact proportion of weight। मतलब बेसिकली कंपाउंड में क्या है कि चाहे जैसी भी फॉर्म है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है, ठीक है, या नेचुरली फाउंड कंपाउंड है, तो इसमें जो वेट का प्रोपोर्शन है, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दैट वुड बी सेम ऑलवेज। ठीक है, मतलब फॉर एनी कंपाउंड, मतलब जैसे अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट वाटर। ठीक है, वैसे तो वाटर नेचुरली मिलता है, नेचुरली कंपाउंड है, तो इसमें कितना 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, और 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज
हर एक वाटर मॉलिक्यूल में इतनी ही होगी, और हाइड्रोजन की परसेंटेज हर एक वाटर मॉलिक्यूल में इतनी होगी। अगेन ये वैसे बहुत ही बाद में इसको समझा जा सकता है, बट अभी बता रहा हूँ जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, डाल्टन का दिया गया लॉ है ये, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, इस लॉ में कहा गया था कि दैट अगर कोई दो एलिमेंट है वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, दे फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास वाटर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O2 भी बनता है। तो अब डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि अगर वाटर बन रहा है, ठीक है, तो लेट्स से मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए तो ऑटोमेटिकली 16 ग्राम ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, और अगर उसी का ही मैं कंपाउंड लूँ, तो अगर मैं इस दो को फिक्स कर दूं, दिस इज फिक्स्ड, तो अगर यहाँ पर 2 ग्राम वापस लेता हूँ तो इस बार यहाँ पर कितना 32 का बनना चाहिए था, 32 ग्राम ऑक्सीजन बनता है। तो अब 16 और 32 में क्या रिलेशन है, 16 और 32 एक होल इंटीजर रेशियो देते हैं 1:2 की। ठीक है, और यही प्रपोजल था डाल्टन का, दैट if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element। तो फिक्स्ड मास हाइड्रोजन का है जो 2 ग्राम हमने रखा है, एंड ऑक्सीजन है जिसका मास वेरिएबल है। ठीक है, तो if they continue to combine with a fixed mass, then they are in the ratio of the smallest whole number। मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा होता, ठीक है, और मैंने अगर 2 ग्राम अगेन फिक्स किया होता, तो इसका हमेशा 16n फॉर्म का बनेगा। हालांकि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, पर ये वाटर के केस में मतलब हमें दो ऑब्जर्वेशन मिलती है, तो इसे एक जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपन का इसके बाद आता है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ से पहले ठीक है, हाँ चलिए डाल्टन्स लॉ ही करते हैं ना। तो नेक्स्ट इज डाल्टन्स लॉज। ठीक है, डाल्टन्स लॉज यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके लॉ नहीं थे बेसिकली कोई, एक इसने प्रपोजल्स रखे थे, पॉस्टुलेट्स रखे थे, जिनके ऊपर केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज ट्रू बैठ रहे थे। तो ऐसा था कि उन्होंने अपने मतलब ग्रंथ जो भी इन्होंने लिखा था, मतलब बुक टाइप लिखी थी, या एक तरह से रिसर्च पेपर हो सकता है इनके टाइम का, तो उसका नाम था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। तो उन्होंने केमिकल फिलोसफर थे शायद, जो भी है, ठीक है, हमें क्या मतलब। तो हमें इनके पोस्टुलेट समझने, देखो इन्होंने मैटर के ऊपर बात की थी और इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर बात की थी। ठीक है, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैटर क्या है, सबसे पहली बात कि मैटर इज इनडिविजिबल। ठीक है, मतलब जो भी मैटर बना है तो इंडिविजुअल एटम्स की तरह बना है, एटम्स सबसे छोटी एंटिटी है। ठीक है, ये प्रपोजल था डाल्टन का। फिर इसी के ऊपर उन्होंने दूसरा कहा था कि जब भी हमारे पास कोई भी मैटर होगा या कोई भी एलिमेंट होगा, टू बी मोर पर्टिकुलर उन्होंने एलिमेंट की बात की थी, तो जब भी कोई भी एलिमेंट होगा तो उसमें क्या होगा ना, कि हमेशा एटम्स जो होंगे, जो फंडामेंटल पार्टिकल एटम है, ठीक है, वो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, जिसको हम आज एज अ डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में एज अ पोस्टुलेट प्रपोज किया गया था डाल्टन के थ्योरी के टाइम पे। तो दिस इज एक्चुअली पोस्टुलेट। ओके जी, फिर उन्होंने कहा था कि केमिकल कंपाउंड है,
मतलब जब भी कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो वो एक फिक्स्ड नंबर रेशो बियर करेगा। ठीक है, दिस वाज द थर्ड पोस्टुलेट। एंड एक और पोस्टुलेट दिया था कि केमिकल जो रिएक्शंस हैं, द केमिकल रिएक्शंस विल अलाउ रीअरेंजमेंट्स। मतलब इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट्स होंगी। ठीक है, बट लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, लॉस और गेन ऑफ एनर्जी भी नहीं, मास डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो ये थे डाल्टन्स के लॉज के पोस्टुलेट। बुक्स में, कई बुक्स में, मतलब बहुत सारी बुक्स में 7 8 10 10 लॉ दिए होते हैं, बट एक्चुअली थे तो 4 ही। ठीक है, 2 ये हो गए, और अच्छा मतलब इसी से 2 यहाँ पर बने और 2 यहाँ पर बने, तो बेसिकली इन 4 में ही डाल्टन की थ्योरी जिंदाबाद है। ठीक है, तो ये थी डाल्टन्स की थ्योरी, मतलब डाल्टन का लॉ था। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑन एवरेज एटॉमिक मास, तो उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, देन वी विल मूव आगे। तो एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज कहाँ पर लिया जाता है, जहाँ पर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो। ठीक है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है 10th क्लास में, तो जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है या मतलब अलग अलग टाइप का डेटा प्रेजेंट है, वहाँ पर वी यूज एवरेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो अगर सारी चीज़ें सेम होंगी तो एवरेज भी वही नंबर आएगा। लेट्स से अगर मेरे पास 3 नंबर है, लेट्स से 1 1 एंड 1, तो उसका एवरेज भी तो 1 होगा। पर अगर मैं 3 अलग अलग नंबर लेंगे तो उसका एवरेज डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, देन दिस इज, ये इसका एवरेज आता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली बात क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ, अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है, लेट्स से मेरे पास 3 5 7 3 3 2 1, ऐसे से बहुत सारे डेटा हैं, तो मुझे क्या पता है कि 3 कितनी बार आता है, 3 बार। ठीक है, प्लस 3 बार आया ना, 1 2 3। ठीक है, फिर 5 कितनी बार आता है, 1 बार। ठीक है, फिर 1 कितनी बार आता है, 1 बार। ठीक है, फिर 2 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, 1 बार। फिर 7 कितनी बार आता है, 1 बार। ठीक है, अपॉन टोटल कितने हैं, ये 3 थे। ठीक है, या ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये एवरेज होता है, और इसका ऐसे भी डिनोट करते हैं एवरेज को। ठीक है, ये तो मैथ्स में हो गया। अब ये केमिस्ट्री में क्या कर रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या कर रहा है, तो इसको समझो। देखो ना, क्या है कि बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है बट मास डिफरेंट होता है। डिफरेंट मास होने की वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी वेरिएशन आ जाता है, और इसलिए हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी एक मास को उतनी प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने कंसेप्ट निकाला एवरेज एटॉमिक मास का। ठीक है, और जैसे ही उन्हें एवरेज वर्ड दिखा तो उन्होंने कहा कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है मल्टीप्लाई बाय कितना, मतलब क्वांटिटी इन द सेंस कि कितना नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, ऐसे ऐसी वाली क्वांटिटी में, इनटू मास। ठीक है, प्लस क्वांटिटी 2 इनटू मास 2 एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे, अगर बहुत सारे क्वांटिटी हैं, बहुत बहुत अलग अलग तरह के एटम हैं, तो बहुत बहुत अलग अलग तरह के मास होंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ये फील आ रहा होगा। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आई थिंक Cl35 Cl37 का एग्जांपल इज गुड अगर लिया जाए, तो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल। जस्ट अ सेकंड गाइस, है ना। तो चलो लेते हैं, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, ये तो बहुत ही फेमस एग्जांपल। ठीक है, इनफैक्ट एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है।
तो ये लो, Cl35 की कंपोजिशन इज गिवन टू बी 75%, ठीक है, एंड Cl37 की कंपोजिशन इज गिवन टू बी 25%। तो ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं? तो बहुत से लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि 75 मतलब 75 इंटू 35 ऐसे से करेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं करना, तुम ये सिंपल अप्रोच यूज करना। देखो, अज्यूम करो कि यहाँ पर यूनिवर्स में सिर्फ 100 आइटम है, या मैंने 100 आइटम्स का एक अलग से सिस्टम मान लिया, ठीक है। जब मैं देखूंगा कि यार 100 ही आइटम है, तो उसमें मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि जो 75 आइटम्स होंगे वो होंगे 35 के मास के, 35 एम या ग्राम जो भी है, और जो 37 वाले होंगे वो कितने होंगे, 25 होंगे नंबर में, ठीक है। और अब मैं एवरेज का फंडा लगा सकता हूँ कि क्वांटिटी कितनी है 75 इंटू मास कितना है 35, प्लस इसमें क्वांटिटी कितनी है 25 इंटू मास कितना है 37, अपॉन टोटल क्वांटिटी कितनी है 75 और 25, 100 आइटम का सिस्टम माना था, 100 आइटम कंसीडर कर लिए। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा काटा पीटी मचेगी। सो 35 और ये आ जाएगा 105 जमा 37 बटे 4, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 35.45, ठीक है। ये कैलकुलेशन याद है मुझे ना, बहुत बार करी हो तो याद भी हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम इसलिए इसके क्लोज क्लोज वैल्यू दे देते हैं। थोड़ा सा परसेंटेज में ये प्लस माइनस में चलती है ना परसेंटेज, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू 35.5 लेके भी चलते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन, एक क्लोरीन इज बेस्ट एग्जांपल टू शो कि एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट रिलायबल है और बिल्कुल यूज होता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी बहुत बार यूज होता है। तो चलो ठीक है, ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट है मोलेकुलर मास, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, बट ऐसा है कि अगर ये क्लियर है ना, सॉरी, अगर ये क्लियर है देन इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास को वी इवन कॉल इट टू बी ग्राम एटम, ठीक है, कि कितने ग्राम एटम है, ग्राम जी है ना, ठीक है, कितने भी ग्राम एटम है। मतलब बेसिकली क्या है ना कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस, कितने भी सम ऑफ एटॉमिक मासेस, मान लो हमारे पास एक्स वाई जी है, ठीक है, ये मेरा कोई भी कंपाउंड है, तो उसमें मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ जेड, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास ही ग्राम एटम्स होते हैं, ठीक है। मतलब नंबर, बेसिकली ये थोड़ा बहुत मोल की तरफ ओरिएंटेड वर्ड होता है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल कितने हैं, ठीक है। बट ऐसा है कि दैट इज इक्वल टू कि ग्राम एटम में, वैसे बेसिकली नाम में ग्राम है, डजंट मीन कि हमारा ग्राम ऐसा चल पड़े, ठीक है। सो डजंट मैटर अगेन। फिर आता है अपन का नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज वेरी फेमस पॉइंट, दैट इज जिसके ऊपर चैप्टर बेस्ड है, मोल। मोल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? मोल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, बियरिंग सम बियरिंग सम फिक्स्ड number of constituent atoms, particles, ठीक है, और आयंस, मतलब कुछ भी है पार्टिकल्स में सारी चीजें आ जाती हैं। तो बेसिकली मोल का इतना फिक्स नंबर है, और वो फिक्स नंबर क्या है, ठीक है, उस फिक्स नंबर की बात करते हैं। चलो एक सेकेंड ना, इस फिक्स नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो फिक्स नंबर क्या है? फिक्स नंबर है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन C12, यार C12 यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप के
12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम जितने हैं, ठीक है, उसी को हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस माना है। अब लोगों का सवाल होता है कि हाइड्रोजन को क्यों नहीं माना, हीलियम को क्यों नहीं माना, मतलब किसी को भी क्यों और क्यों नहीं माना, कार्बन को क्यों माना? तो आंसर इज, इसने माना, मैंने नहीं माना। मानना था किसी एक को, मान लिया, इसको मान लिया, अपना काम बनना चाहिए था, काम बन रहा है, आज तक काम बन रहा है, तो बनने दो, ठीक है। ऐसे मतलब पर्टिकुलरली अगर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपके फिजिक्स में एनसीईआरटी में एक चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड करके, उसके ऊपर वो थोड़ा सा रेफरेंस है, और उसमें काफ़ी हद तक इन सारी कन्वेंशंस के ऊपर प्रकाश डाला गया है, तो उधर जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है, तो स्टिल मैं इतनी डिटेल्स में जा रहा हूँ, तो वैसे तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी नीड है, क्योंकि नीड ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी इसमें एटम काउंट करते हैं, तो 12 ग्राम में कितने एटम हैं? तो मास ऑफ कार्बन ये देखा गया, दिस हैज़ बीन फाउंड, ठीक है, इतना मास होता है। ये तो मतलब ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह से देखा जाता होगा, ठीक है, मैंने नहीं देखा अगेन, ठीक है। तो इसका ऐसा आ जाता है, ठीक है, एटम्स पर मोल। तो इसे एक मोल एटम में कितने एक मोल सब्सटेंस में कितने एटम होते हैं, इतने एटम होते हैं, और इसी को हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया, और इसी को हमने एवोगैड्रो नंबर मान लिया, जिसको Na कहते हैं। कई लोग यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए 6.023 भी यूज होता है बहुत जगहों पे, बट बेसिकली स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 6.022 आना चाहिए। आप कोई भी यूज करेंगे, डिपेंड करेगा कहाँ पर क्या यूज होना है, अप्रोक्सीमेशंस अप्लाई हो जाती हैं कई केसेस में, एंड कई केसेस में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो ये तो था स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मोल। अब मोल कंसेप्ट या कंसेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बहुत डिस्कशन अभी भी करना है, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन तो बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखो, मोल मोल क्या है? अगर मेरे पास, देखो, हमने बात की थी एक मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास में जितने ग्राम हैं, ठीक है, मतलब ग्राम में होती है स्टैंडर्ड डेफिनेशन मोल की, कि अगर मेरे पास 4 ग्राम हीलियम है, हीलियम गैस है, तो आई वुड से मेरे पास 1 मोल है। क्यों? क्योंकि हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी 4 ग्राम होता है, ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग, दिस इज सिंपल दुकानदारी वाला लॉजिक है। मतलब लेट्स से मैं कहूँ मेरे पास मुझे 180 ग्राम पानी दे दीजिए, है ना, मतलब 180 ग्राम पानी दीजिए, ठीक है। तो अगर मुझे उसने 180 ग्राम पानी दिए तो मुझे एक्स मोल दिया लेट्स से, ठीक है। तो अब ये सोचो कि अगर 1 मोल दिया होता तो उसमें कितने होते, 18 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम में कितने हैं, 1 मोल, 1 ग्राम में कितने हैं, 1/18 मोल, और 180 ग्राम में कितने होंगे, 1/18 इंटू 100, और वही पूछा है, तो दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू 180 होगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर 10, यानी कि 10 मोल्स हैं। तो बस यही लगाना है, और मोल इज दी एंड, इतना ही है मोल कंसेप्ट। बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके और अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस कर करके इसको थोड़ा सा अलग टाइप्स बना दिया जाता है, ठीक है जी। तो बढ़ गया आगे। हाँ, चलो फिर आगे है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है अपना मास परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं। ये तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, बट अब हम थोड़ा सा कंपाउंड्स में परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, जो कि मतलब हमने लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशंस में कंपोजिशन बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस में देखा था ना, इसका कंपोजिशन में कैसे कैसे गिवन कंपोजिशन में कोई कंपाउंड कैसे आता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व होता है।
तो देखो अगर मैं वाटर की बात करूँ तो मैंने ये एग्जांपल लिया था कि अगर हाइड्रोजन का मास कंपोजिशन देखना है तो 2 ग्राम अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर टोटल बेसिकली दिया नहीं था, बट मैंने अज्यूम किया कि अगर यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, या मोलर मास भी कहते हैं, ठीक है, तो वो है, तब इसकी कंपोजिशन इतनी होती है। तो दिस इज अराउंड 11.11%, टू बी मोर एग्जैक्ट दिस परसेंट। ठीक है, अगर आपने 9th की मैथमेटिक्स पढ़ी है, ठीक है, और रेस्ट हो जाएगा 100 माइनस दिस स्टफ is what we call very clearly as percentage composition in oxygen। ठीक है, इसका वैल्यू इसके बराबर ही आएगा। चेक कर लेना कैलकुलेट करके, अगर टाइम होगा तो चेक कर लेना, नहीं होगा तो भरोसा भी कर सकते हो, गलत नहीं बता रहा हूँ। ठीक है चलो बढ़ गया आगे, ये डन हो गया। फिर अगला टॉपिक होता है एक इम्पेरिकल फार्मूला का। ठीक है, तो इम्पेरिकल फार्मूला, तो ये बहुत ही क्रूड सा डेफिनेशन है एम्पिरिकल फार्मूला का, कि अगर मेरे पास x के 3 एटम हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल के, y के 6 हैं और z के 9 हैं, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है, और अगर मैं इस वाले कोफिशिएंट को हटा दूँ तो यहाँ वाला जो मसाला बचा, दैट इज माय एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, बेसिकली यही है। अब इसको कैसे पूछा जाएगा, इसको ऐसे पूछा जाएगा कि अब देखो आईटी में तो डेफिनेशन नहीं आएगा कि डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, फिर आप ऐसे लिखोगे तो नहीं कि द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होती है, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। जेई वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट अगर कभी पूछ ले, बाई चांस किस्मत बहुत खराब हो, तो ऐसे करना है। देखो लेट्स से मैं अगर बात करूं तो कोई ढंग के कंपाउंड की बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। इनफैक्ट ये एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल ही ले रहा हूँ। देखो अगर मेरे पास किसी भी कंपाउंड में 4.07 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है दोस्तों, एंड 24.27% कार्बन है, ठीक है, एंड 71.65% क्लोरीन है। ठीक है, चलो डेटा चेंज करते हैं, इसको 4% किया, इसको 24% किया और इसको 72% किया। ठीक है, अगर ऐसा ऐसा डेटा दिया गया है, ठीक है, तो what I have to calculate is the empirical formula। ठीक है, या empirical formula भी नहीं, given that molecular formula, मास कितना दिया, मास भी दिया हुआ है 98 के आसपास आएगा। ठीक है, तो empirical formula बताने का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो empirical formula बताने का है, तो चलिए इसको करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक, ये है अपना हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। अच्छा, इसको ना शुरू में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, इसको नहीं देखना है, इसको छुपा लेने का, हाथ रख देने का। ठीक है, हाथ रख दिया अगर इस पे, ठीक है, इसको छुपा दिया मैंने, लेट्स से मैंने इसे छुपा दिया। ठीक है, ये छुपा दिया, लेट्स से ऐसे है कि मैंने हाथ रख दिया, अज्यूमिंग दैट ऐसा हो रहा है। अब मैं सोचूंगा कि यार 100 ग्राम होता अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड, तो उसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन होता, 24 ग्राम कार्बन होता और 72 ग्राम क्लोरीन होता। ठीक है, 72 ग्राम क्लोरीन, 24 ग्राम का कार्बन एंड 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो अगर मैं मोल्स देखूं, लेट मी चेक द मोल्स, कितने मोल्स हाइड्रोजन के हैं, तो मोल्स का सिंपल सा लॉजिक होता है कि कितना मास है अपॉन कितना मोलर मास है। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके हाइड्रोजन के 4 मोल हैं, ठीक है, एच एटम के 4 मोल हैं, यहाँ पर एटॉमिक लेवल पे बात हो रही है। सो दिस इज 35, अच्छा ठीक है,
दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग स्टफ, ठीक है, और यहाँ पर इसका भी 2 मोल है। तो इसका रफ सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब अगर मैं ये सब रफ में सोच रहा हूँ तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, H में कितना कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, कार्बन के हिसाब से 2 आएगा और क्लोरीन के हिसाब से भी 2 आएगा। अब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में है, रेशो निकाल सकते हैं। सो ये अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो इसको रफली 2 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि देख लो 71 के क्लोज है ना, 2.0 समथिंग समथिंग आएगा, तो इसको ऐसे लिख लिया है। तो फिर CH2Cl, ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2Cl। अब CH2Cl का लेट्स से मास देखते हैं, तो इसका 12 एंड 2 14 एंड 35.5, तो 14 एंड 35.5 इज 49.5, तो 49.5 तो इसका एम्पिरिकल मास है, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग जो मास है दैट इज एम्पिरिकल मास, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो अप्रोक्सीमेटली अगर इसको हम, अच्छा अगर डेटा चेंज किया है तो इसको 99 कर देना आप। अब इसकी तरफ वैसे देख लेंगे ना, ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं कोई कैलकुलेट करूँ, लेट से n वैल्यू कैलकुलेट करूँ, ठीक है, मैं कोई भी अपने मन गढ़ंत डेटा बना रहा हूँ, तो 98, अच्छा ठीक है, तो जो मोलर मास है अपॉन जो एम्पिरिकल मास है, इसको 99 कर लिया था ना, ठीक है, तो दिस इज अराउंड 2। तो इससे मुझे एक बहुत ही क्लियर कट अंदाजा लगा, क्या अंदाजा लगता है इससे, इससे बहुत ही साफ साफ अंदाजा लगा कि अगर मैं इसके 4 एटम लूंगा या इसके 2 एटम लूंगा, इसके 4 लूंगा और इसके 2 लूंगा, तो मेरा मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है यहाँ पर, 24 4 28 एंड 71, दैट इज 99, ठीक है। तो यही तो चाहिए था। तो इसका मतलब अगर मेरे को फॉर्मूला पूछे कोई उस कंपाउंड का, तो मैं कहूँगा कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है दैट इज CH2Cl, सॉरी CH2Cl, एंड जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C2H4Cl2। सिंपल, ये है अपन का सारा जो लॉजिक है इस सब के पीछे। अगेन ये एग्जांपल लेते लेते टाइम जरूर लग गया, बट आई होप दैट दिस इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए वी कैन मूव आगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री या स्टिकियोमेट्री कुछ भी कह लो, ठीक है, यू कैन एनालाइज इट एनीवे, ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंटल मेजरमेंट को एलिमेंटल लेवल पे जब मेजरमेंट करते हैं दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री, ठीक है जी। तो इसके कुछ फंडे होते हैं ना, ठीक है, जब हम किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं तो उसमें हम पहले बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं इसे सॉल्व करने के ना, किसी भी प्रॉब्लम की तरफ अप्रोच डेवलप करने के लिए ये वाले फंडे अप्लाई करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले वी वुड बैलेंस द रिएक्शन, so we would balance the reaction at first, and then what we will do next is that we would be checking the coefficients, the so called stoichiometric coefficients, ठीक है। लेट्स से ऐसा कुछ होगा अगर गिवन है, ठीक है, तो इनको कहते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्मॉल लेटर्स में जो है ना, दे आर नोन एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो पहले बैलेंस्ड रिएक्शन में वी वुड चेक द कोएफिशिएंट और उसके हिसाब से वी वुड डू द एनालिसिस, ठीक है। अगर ये करना आ गया देन दिस इज डन, स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसी के लिए। लेट्स से मुझे वाटर निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 16 ग्राम ऑफ
मीथेन इज बर्न्ड। ठीक है, जब 16 ग्राम मीथेन को बर्न करेंगे तो पानी कितना बहेगा? तो CH4 का कंबशन कर रहे हैं तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 करने के लिए 2। अब ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 और 2 4, तो यहाँ पर 2O2। ठीक है, अच्छा ये बहुत ही बेसिक्स से करा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि समझ आ जाए एक बार, फिर वी कैन मूव टू एनी टाइप ऑफ टफेस्ट प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं इसका, है ना। ठीक है, अब इससे एनालिसिस क्या है, जब इसका 1 मोल यूज हुआ, ठीक है, इसका 1 मोल यूज हुआ क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके 2 मोल बन रहे होंगे। ठीक है, अब 16 ग्राम कितना होता है, लकीली 16 ग्राम भी 1 मोल मीथेन होता है, तो अगर इसका भी 16 ग्राम यूज होगा तो इसका भी 2 इंटू 18 ग्राम बनेगा, यानी कि 36 ग्राम बनेगा। अगर कोई CO2 के बारे में पूछ ले, अगर आपके पास 16 ग्राम मीथेन को बर्न किया या 32 ग्राम मीथेन को बर्न किया, तो 32 ग्राम मीथेन को बर्न करने पे CO2, अच्छा इसके अगर 2 मोल यूज होंगे, तो अगर अगर इसका 1 मोल यूज हो रहा था तो यहाँ पर भी 1 मोल बन रहा था, पर अब इसका 2 मोल यूज हो रहा है तो यहाँ पर भी इसका 2 मोल बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 इंटू 44 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 88 ग्राम। ठीक है, तो जब 32 ग्राम मीथेन जलेगी तो 88 ग्राम यानी कि 88 ग्राम ऑफ CO2 इज लिबरेटेड, एंड जब 16 ग्राम जलेगी तो 44 ग्राम of CO2 is liberated. This is the very basic and the very crude example of stoichiometry, और इसी को further we use in redox reactions। redox reactions के साथ मिला के मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को शेप मिलती है। ये बहुत ही बेसिक इसलिए चला है क्योंकि इसमें जब रिडॉक्स मिलने लग जाएगा then the questions will gain some level in the up to themselves। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है अगला टॉपिक। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज, जस्ट अ सेकंड, माय नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, सही है जी। तो लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा क्या है कि हमारे पास जनरली क्या होता है, हम वही ये स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए वी हैव टू यूज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बट जनरली क्या होता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी लैब बड़े पैसे वाले हैं हम, ठीक है, मतलब अगर हमारे बहुत ही अच्छा स्कूल है, अच्छा खान, मतलब हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारे स्कूल की लैब बहुत अच्छी है, और अगर बहुत अच्छी है वो लैब तो उसमें बहुत सारा सामान है। तो पर ऐसा हो गया कि हमने क्या किया, हमने एक एक रिएक्शन के लिए हमने सामान निकाला, ठीक है, और कुछ सामान में हमने देखा कि जब हमने सामान निकाला देन हमने पाया कि अगर हमें कोई एक्स रिएजेंट चाहिए था तो वो अगर लेट्स से 3 मोल्स ही अवेलेबल था, और वाई रिएजेंट चाहिए था, ठीक है, और वो 6 मोल्स अवेलेबल है। ठीक है, ये मेरी मतलब एक सिचुएशन ऐसी बन रही है लेट्स से। ठीक है, तो लेट्स से ऐसा होता है रिएक्शन में, ठीक है, तो इसका अगर 1 मोल यूज होता है तो इसका भी 1 मोल यूज होता है, और इसका भी 1 मोल यूज होता है। तो अब हम बहुत ही मतलब वो हैं, लालची हैं, हमने सोचा, हमने अपना दिमाग उल्टा चलाया, हमने सोचा कि अगर चलो इसके 6 मोल हैं तो इसके 6 मोल डाल देते हैं तो हम प्रोडक्ट ज़्यादा पा पाएंगे, हम 6 मोल पा पाएंगे। नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके 3 मोल थे, तो अगर इसके 3 मोल हैं तो यहाँ वाले 3 मोल इसके 3 मोल के साथ ही रिएक्ट करेंगे, इसके 6 मोल का कोई काम नहीं है क्योंकि इसके 3 मोल ही हैं, और जब इसके सिर्फ 3 मोल हैं, ठीक है, तो तो फिर इसका हमारे पास जल्दी यूज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और इसके 3 मोल भले ही बच जाएंगे, और पर इसके 3 ही मोल बनेंगे, ऐसा नहीं है कि इसके 6 मोल बन जाएंगे। ठीक है,
इस सिचुएशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो दो तरह की सब्जियां हैं, ठीक है, या आप लंच खा रहे हो, टिफिन में आप हैं और आपका फ्रेंड है, ठीक है। आपके टिफिन में हमेशा की तरह भिंडी है, ठीक है। अच्छा, नो ऑफेंस है, मतलब जो आप मतलब वैसे मैं ऐसा नहीं कहना नहीं चाहूँगा, कोई मतलब कोई भी सब्जी खराब नहीं होती, बट ऐसा है कि कई बार लोग उग जाते हैं सब्जियां ऐसी अलग अलग टाइप का वैरायटी, और एक में पनीर है। तो बेसिकली मतलब जो कॉमन इंसान है, मतलब जो आम आदमी है, ही विल थिंक कि पनीर ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं भी वही वाला मान के चल रहा हूँ, तो पनीर ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, अगर पनीर ज़्यादा है तो पनीर वैसे भी महंगा है, और पनीर अगर वैसे भी महंगा है, लेट से पनीर का भाव है 50 रुपये किलो, ठीक है, मुझे भाव एग्जैक्टली पता नहीं है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना, ध्यान नहीं है मेरे को। और लेट से भिंडी 15 है, इतना मेरे को डेफिनेटली पता है, हो सकता है भिंडी 15 नहीं होगी, ठीक है। तो अब जो चीज़ सस्ती है वो तो आपके पापा जी जल्दी ज़्यादा लाएंगे ना, और अच्छी मिल रही है, सस्ती मिल रही है तो ज़्यादा लाएंगे। तो लेट से 3 किलो भिंडी आई, ठीक है, या ऐसा करो 3 किलो भिंडी आई, और हमारे पास 1 ही किलो पनीर आया, तो रफली सोचें, या इसको ऐसा करो, इसको 45 कर दो ना, ठीक है, 1 ही किलो पनीर आ पाया फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि 3 किलो भिंडी है, तो ऑब्वियसली भिंडी ज़्यादा बननी चाहिए थी, और पनीर। बट अगर लेट से कोई भी ऐसी सब्जी है जिसमें भिंडी भी डलेगी और पनीर भी डलेगा, अगेन आई डोंट नो ऐसी कोई सब्जी होती है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा हो रहा है ना, पर स्टिल ठीक है। तो यहाँ पर और ऐसा है कि अगर 1 किलो भिंडी एक पीस भिंडी का डलेगा, तो एक पीस पनीर का डलेगा, और इन सब का मतलब बहुत ही क्रूडली बोलें कि इन दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए सब्जी में, तो ऑब्वियस सी बात है भिंडी एक्स्ट्रा बच जाएगी, 2 किलो भिंडी ज़्यादा ही है, ठीक है, 2 किलो भिंडी एक्स्ट्रा बच जाएगी, और ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो पनीर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो वही है लिमिटिंग रिएजेंट, इस केस में पनीर होता है, तो एल आर इज पनीर, ठीक है। मतलब जो पहले खत्म होगा, जो जल्दी खत्म होगा। स्कूल में टिफिन में क्या होगा, बच्चे लोग पहले इसे खा लेंगे, इसको कोई नहीं देखेगा, हमेशा की तरह इसके वाला ऐसा हो जाएगा, और इसको सारे खा जाएंगे फिर बाद में जब इसको भूख लगेगी तो इसके वाला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो, जो भी है नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये तो मतलब ऐसा है कि बचपन की यादें ताज़ा हो जाने लग जाती है कई बार, ठीक है जी। अगला है लिमिटिंग रीजन, तो हो गया। उसके बाद आती है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स। ये बेसिकली वैसे तो मेजरली ये सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत आती हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन चैप्टर में ही ज़्यादातर जिक्र भी होता है, बट थोड़ा सा जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन। पहला है मास परसेंटेज, ठीक है, और वेट परसेंटेज, ठीक है। तो इसका करते हैं डिस्कस। तो मास ऑफ सोल्यूट परसेंटेज है, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज द मास परसेंटेज। बस इसको याद रख लिए, दैट इज सफिशिएंट टू बी लर्न। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सेकंड टर्म इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेट्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल्स, ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन सिंपली। मतलब अगर मेरे पास लेट्स से कोई भी n एंटिटीज हैं, लेट्स से ए बी सी एंड सो ऑन, ठीक है, तो इसके लेट्स से इसके एन ए मोल्स हैं, इसके एन बी मोल्स हैं, एंड इसके एन सी मोल्स हैं, एंड सो ऑन जो भी चल रहा है। तो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, और सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1। ये एक जनरल रिजल्ट है, इसको याद रखिए, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अगला आता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स
ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ये याद रखना, अगेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज मोलैरिटी। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। ठीक है, तो स्मॉल m इज नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो कंफ्यूज ना हो, इन kg। ठीक है, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलरली हैं जो यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी जो बचे हुए हैं जैसे नॉर्मेलिटी हो गया या इक्विवेलेंट हो गया, ये सब भी आते हैं ना, बट दे विल बी कवर्ड इन द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो बस मूल कंसेप्ट में इतनी थ्योरी है। मोलैरिटी मोलैलिटी तो आई थिंक बहुत ज़्यादा यूज़ कर ही चुके होंगे अब तक, तो हो गया वो भी एक तरह से। ठीक है, सिंस रिवीजन वीडियो था तो बहुत कुछ रिवाइज कर लिया, और अच्छा है, मोल हो गया, एक चैप्टर हो गया, तो कॉन्फिडेंस है। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना और मस्त रहने का बाकी तो। ठीक है, चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, और अगले वीडियो के साथ आएंगे जल्द। ठीक है, फिर जल्द मुलाकात होगी। ओके देन, टेक केयर एवरीवन, डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, and press the bell icon for the latest updates. Yes.